हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो लेक्चर 1 के बाद बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 2 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। तो लेक्चर 1 के अंदर बेटा हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को क्लियर किया था। लेक्चर 2 के अंदर भी हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सर? क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर बेटा हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बेटे, लास्ट क्लास के अंदर हमने व्हाट इज केमिस्ट्री देखा था कि सर केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री होती क्या है, इसके अंदर हमने एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट किया था कि केमिस्ट्री अगर हमें पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एंड कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो सब्सटेंस है इसे हम पर्टिकुलरली क्या बोल रहे थे बेटा? मैटर। ये कोई भी आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ मास का क्या है? मैटर प्रेजेंट है, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है और कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये हम पता लगा पा रहे थे केमिस्ट्री की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सर ये मैटर होता क्या है, क्या यूज है इस मैटर का, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम इस मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड आज का लेक्चर बेटा इन्हीं चीजों पे रहेगा कि किस तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे एंड किन किन प्रॉपर्टीज को अलग अलग टाइप के मैटर्स जो हैं वो शो करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर की डेफिनेशन से। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या फिर कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रही है सर? एक तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। स्पेस क्या होता है सर? आप अपने घर में रह रहे हो, बिल्कुल सर अपने ही घर में रहते हैं, आपके घर में एक प्यारा सा कमरा होगा जो आपका होगा, उस कमरे के अंदर आप रह रहे हो, आपकी बहुत सारी चीजें भी रखी हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पेस है जिसके अंदर आप रह रहे हो। या फिर कमरे का एग्जाम्पल ना ले तो हम आपके रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कहीं पे भी पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम है तो वहां उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। कि पर्टिकुलरली किसी भी टाइप की कोई भी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रखा है किसी भी सब्सटेंस ने। आप कहीं पे बैठे हो तो आपने वो जहां पे बैठे हो उस चीज को भी आपने क्या कर रखा है बेटे? ऑक्युपाई कर रखा है, उस वॉल्यूम को आपने ऑक्युपाई कर रखा है। अब आप बैठे हो तो आपका कुछ ना कुछ मास भी होगा, बिल्कुल सर हमारा कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। एंड आपने कुछ वॉल्यूम को भी ऑक्युपाई कर रखा है। तो आपका मास भी है, आपने वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रखा है, तो आप बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं क्योंकि आप क्या है? एक मैटर है। अच्छा सर हम भी मैटर हैं? बिल्कुल बेटा आप भी मैटर हो। जैसे आप सभी ने देखा होगा, ये वो वाला मैटर नहीं है कि कई बार दो लोगों का डिस्प्यूट हो जाता है, दो लोगों का डिस्प्यूट हो जाता है एंड तीसरा बंदा यहाँ पे आके पूछता है, हाँ भाई मैटर क्या है? तो वो वाला मैटर नहीं है बेटा, दिस इज द मैटर इन टर्म्स ऑफ साइंस। कि साइंटिफिकली हम मैटर को क्या कहेंगे। तो मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ मास है। कि हमारे पास एक सब्सटेंस है सर, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, चाहे वो मास बिल्कुल ही कम क्यों ना हो, उसका मास होना चाहिए। रिलेटिव मास जो है बेटा उसका प्रेजेंट हो एंड मास के साथ साथ वो स्पेस को भी ऑक्युपाई कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉप, साबुन हो गई, नोटबुक हो गई, पेंसिल हो गई, एप्पल हो गया, बैटरी हो गई, टेबल हो गई, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, चार्जर हो गया, जितनी भी चीजें हैं जिनका कुछ ना कुछ मास है और स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, ऑल दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज मैटर। ये आप 9th क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के आ गए होंगे। एंड अगर हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी है तो हम मैटर को समझ चुके हैं, अब इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है बेटा वो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको डिफाइन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। उससे पहले आपके पास एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सभी को पता है कितनी स्टेट्स होती हैं सर? 5। और बेसिकली कितनी स्टेट्स होती हैं बेटा? बेसिकली हमारे पास कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कि एक तो हमारे पास कौन सी स्टेट होती है बेटा? सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स नेमली एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे हमने आपको बड़ी ही अच्छे तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखा है कि आपके पास एक तो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा? बिल्कुल ही पास पास है।
क्लोजली पैक्ड है। जबकि आप लिक्विड सब्सटेंस देखोगे तो लिक्विड सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। एंड गैस मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अगर बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे तो हम उसे सॉलिड कह देंगे, अगर थोड़ा सा दूर होंगे एंड तो उसे हम क्या बोल देंगे, लिक्विड बोल देंगे, और बिल्कुल ही दूर दूर होंगे तो बेटा उसे हम क्या बोल देंगे, गैसीय स्टेट बोल देंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, एंड गैसीय स्टेट के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप मुझे बताएंगे, अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं ही बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देन वी हैव सॉलिड्स। तो सॉलिड्स क्या होता है बेटा, सॉलिड सब्सटेंसेस में इन केस ऑफ सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर। अभी अभी पढ़ के आए हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं, अच्छा क्वेश्चन कोई आंसर दे या ना दे, मैंने पहले से ही आंसर लिख दिया है। तो कई बच्चों ने सोचा तो होगा कि सर हम आंसर कर देते हैं, कोई कईयों ने सोचा भी नहीं होगा। तो बेटा इन केस ऑफ सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। कि सॉलिड सब्सटेंसेस के दौरान, सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, काफी क्लोज होते हैं इन एन ऑर्डरली फैशन। कि उनका ऑर्डर जो है बेटे वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। एंड देर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं कोई पार्टिकल को शो करता हूँ, ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये बेचारा कहाँ जाएगा, कहीं जाने के लिए स्पेस ही नहीं है, पीछे भी है, साइड में भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये जो पार्टिकल है ये बेचारा फ्रीडम इसके पास इतनी नहीं है कि ये आसानी से मूवमेंट कर सके। तो जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने आसपास क्या कर सकते हैं बेटा, मूव कर सकते हैं। तो सॉलिड के केस में दो चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ा सर? तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ी बेटे, जल्दी से बता दीजिए, क्या पढ़ा? कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज क्लोज होते हैं। एंड सेकंड हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि क्लोज तो होते हैं, इसीलिए तो वो आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जगह पे यूज होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स जगह पे यूज होगा, जहां पे आपको याद नहीं आएगा कि सर ये होता था। फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा तो हम भूल जाएंगे कि उसके अंदर तो क्लोजली पैक्ड दे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए। तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, अगर उन कॉम्प्लेक्स चीजों को क्लियर करना है तो आपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, इसके अंदर दो चीजें और दे रखी हैं। क्या चीजें दे रखी हैं सर, फटाफट से देख लेते हैं। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कि सॉलिड्स की जो शेप होती है या फिर उसकी जो वॉल्यूम होती है, अब दो चीजें आ रही है, शेप एंड वॉल्यूम। आपको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, पर इस चीज को कभी भी समझते नहीं है। तो शेप क्या होती है बेटा, कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस अगर किसी कंटेनर के अंदर डाल दूं या फिर कहीं पे भी किसी भी स्पेस के अंदर ले जाऊं, लेकिन उसकी जो शेप है उससे में किसी भी टाइप की कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगी, वो अपनी शेप को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। एंड वॉल्यूम की बात करें बेटा, जितना स्पेस वो आपके घर पे खाएगा उतना ही स्पेस क्या करेगा बेटा, कहीं और ले जाओगे तो वहां पे भी उतनी स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका जो स्पेस जो ये ऑक्यूपाई करता है दैट इज नोन एज वॉल्यूम, और इसकी जो शेप है वो दोनों चीजें क्या रहती हैं बेटा, फिक्स रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एग्जाम्पल के लिए हम एप्पल ले सकते हैं। एप्पल क्या होता है सर, सेब होता है। इट हैज डेफिनेट शेप, इसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी क्या होती है बेटे, डेफिनेट होती है। कि आप एप्पल को अपनी टोकरी के अंदर रखोगे तो वहां पे जितना स्पेस वो डाल रहा है उतना ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखोगे तो। देन वी हैव लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के अंदर सर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लिक्विड्स के अंदर क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, लेकिन इतना क्लोज नहीं होते हैं कि वो मूव ही ना कर सके, बट दे कैन मूव अराउंड। वो आसपास क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। तो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट स्पेस।
लिक्विड्स की वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट होती है, लेकिन उनकी शेप जो होती है बेटा वो डेफिनेट नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, सबसे पहले मैंने इस फ्लास्क के अंदर डाला तो इसकी शेप इसके तरीके से हो गई, फिर मैंने इसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला तो इसकी शेप इसके तरीके से निकल गई, एंड फिर इसके अंदर हमने इसके अंदर डाला तो इसकी शेप इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो इनकी जो शेप होती है बेटा वो चेंज नहीं हो, शेप जो होती है बेटा वो डेफिनेट नहीं होती है, जबकि इनकी जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। वॉल्यूम आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, जितनी वॉल्यूम इस कंटेनर में होगी उतना अगर मैं इसको इस वाले के अंदर लेके आऊंगा तो ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये क्या करेगा बेटा, डेफिनेट वॉल्यूम शो करेगा, लेकिन डेफिनेट शेप इसकी नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ये उसी कंटेनर की शेप को ऑक्युपाई कर लेते हैं जिस कंटेनर के अंदर हम इनको क्या करते हैं, फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर को बोतल में डाल दो तो बोतल की शेप ले लेगा, ये प्यारी सी बोतल बना दी मैंने, बोतल दिख नहीं रही है। बीकर में डाल दो, बीकर की शेप ले लेगा। ग्लास में डाल दो, ग्लास की शेप ले लेगा। आप इसको कहीं पे भी डालोगे तो जिस भी कंटेनर के अंदर आप डालोगे उस कंटेनर की शेप को ये क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। मतलब इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, ये एक जगह टिक के नहीं रह पा रहा है, जहां डालोगे वहीं पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। वाटर इट टेक्स द शेप ऑफ द टम्बलर, ये टम्बलर की शेप ले लेगा इन विच इट इज पॉट बट हैज वॉल्यूम, जिसके अंदर हम इसको डालेंगे लेकिन उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर उसकी वॉल्यूम ही नहीं है, उसके अंदर कोई स्पेस ही नहीं है, आपके पास एक गिलास पहले से भरा हुआ है किसी और चीज से, उसके अंदर वाटर डालोगे तो वाटर उसकी शेप कैसे लेगा, वो तो बाहर निकल जाएगा। तो वॉल्यूम में वॉल्यूम आपके पास होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद लिक्विड्स के बाद बेटा जो आपके पास थर्ड चीज आ रही है वो क्या आ रही है सर, गैसेस। तो गैसेस आप सभी को पता है, काफी अच्छे से कवर करेंगे बेटा गैसेस को। तो गैसेस के अंदर द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, पार्टिकल्स और भी क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, ये चले गए दूर दूर पार्टिकल्स, एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर भी पार्टिकल्स थे, गैस के अंदर भी पार्टिकल्स है। सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उनके अंदर क्या थे, पास पास थे, जबकि इनके अंदर क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अगर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो कौन सी स्टेट बन जाएगी सर, गैसियस स्टेट बन जाएगी। एज कम्पेयर एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट, और इनकी मूवमेंट जो होती है वो इजी एंड फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और मूव करने के साथ साथ क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। फास्ट मूव क्यों करते हैं, क्योंकि स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। आपके घर के अंदर अगर स्पेस बहुत ज्यादा है तो आप इधर से उधर कूदते रहोगे, फटाफट से कूदोगे, एक बार इस कमरे में एक बार उस कमरे में। अगर स्पेस कम है तो आप क्या करोगे, एक अपनी स्टेबल जगह के ऊपर क्या रहोगे, बैठे रहोगे। तो इसी तरीके से गैस के अंदर है, इफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, तो ये जो है बेटा किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम गैस को डालते हैं तो ये उसी शेप को क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। इनकी डेफिनेट शेप भी नहीं होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है। कि मान लो आपके पास क्या है, बहुत सारी एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे इन आएगा बेटा, इज इजी एंड फास्ट इन कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो एयर है, एयर जो होती है बेटा बाहर मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर हम इसमें से गैसेस को प्यूरिफाई करके एक सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं तो ये सिलेंडर की वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेंगी, जबकि बाहर जो है इनकी वॉल्यूम अलग थी। अभी आपसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास क्या है बेटा, 50 ml ऑक्सीजन है, 50 ml ऑक्सीजन है और 50 ml ही क्या है, नाइट्रोजन है सर। और इन दोनों गैसेस को मिला के मैंने 50 ml के कंटेनर के अंदर डाल दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि इस 50 ml के कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस कितनी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन गैस कितनी प्रेजेंट है। तो बहुत प्यारे प्यारे आंसर आ रहे होंगे बच्चे के। O2 का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 25 ml हो जाएगा, और N2 का जो वॉल्यूम है वो भी कितना हो जाएगा बेटा, 25 ml हो जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पे आपने 50 ml O2 ली, 50 ml N2 ली, 50 ml का ही कंटेनर है, तो सारी थोड़ी जा पाएगी। 50 ml या तो O2 डाल सकता हूँ या 50 ml N2 डाल सकता हूँ, दोनों तो नहीं डाल सकता। अगर दोनों डालूंगा तो 25 ml O2 डालनी पड़ेगी, 25 ml N2 डालनी पड़ेगी, बराबर हिसाब रखना पड़ेगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इस प्यारे से 50 ml के कंटेनर के अंदर 50 ml O2 भी स्टोर हो जाएगी, एंड 50 ml
N2 भी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो गैसेस हैं इनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। जिस कंटेनर के अंदर डालोगे उस वॉल्यूम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 50 ml O2 ऊपर पड़ी रहेगी और 50 ml N2 नीचे रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। O2 और N2 क्या हो जाएंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगी, जिसमें से 50 ml योगदान होगा O2 का, 50 N2 का। 50 ml के कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया, O2 एंड N2 को फिक्स कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे O2 कितनी है, N2 कितनी है। तो O2 और N2 अगर अलग अलग निकालनी है तो उसके लिए अलग अलग टर्म्स आएंगी जो हम आगे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप टोटल वॉल्यूम पूछना चाहते हो सर N2 प्लस O2 की, तो मैं आपको फटाफट से बता दूंगा 50 ml होगी, क्योंकि कंटेनर भी कितने ml का है, 50 ml का है। सो ये चीज समझ में आ गई है बेटा, बिल्कुल समझ आ गई है सर। तो फॉर एग्जाम्पल स्मोक डज नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है बेटा, उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती है सर। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्या है सर, एक टाइप की गैस है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर, नोट। तो एक प्यारा सा नोट दे रखा है मैंने आपके लिए। अच्छा, इसको जल्दी से बता दीजिए। अगर आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है, आइस आपने निकाल ली, बाहर निकाल ली, तो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। हीट हो जाएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड को फिर से कूल कर दूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। लिक्विड को हीट करूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। गैस को कूल करूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से आपको आता होगा, 9th क्लास से कराते आ रहे हैं। ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इन कन्वर्टिबल अमंग ईच अदर। तो तीनों स्टेट्स क्या होती है बेटा, इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। सॉलिड से हम लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में आ सकते हैं, गैस से लिक्विड में आ सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में आ सकते हैं। तो कंसीडर सॉलिड, अगर हम सॉलिड को कंसीडर करें तो इफ वी मेल्ट इट, अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इफ इट इज फर्दर हीटेड, अगर इसको फिर से हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें व्हेन द गैस इज कंडेंस्ड, अगर गैस को कंडेंस करेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी नहीं आती है। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटे, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है सर, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम गैस को कंडेंस करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हेन द लिक्विड इज फ्रीज्ड, अगर लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीन प्रोसेसेस को पढ़ा होगा। सॉलिड से लिक्विड में आना, लिक्विड से सॉलिड में जाना, लिक्विड से गैस में आना, गैस से लिक्विड में आना, सॉलिड से गैस में जाना, गैस से फिर से सॉलिड में आ जाना। तो ये 6 प्रोसेसेस हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए बेटा, क्योंकि इनका हम यूज उठाने वाले हैं हमारे अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर। तो बाय सब्लिमेशन सॉलिड चेंजेस इनटू गैस, सब्लिमेशन के दौरान जो सॉलिड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड गैस बाय डिपोजिशन इट बिकम्स, और गैस की डिपोजिशन की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी हैव मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अभी तक हम किस पे बात कर रहे थे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे थे कि बहुत छोटे लेवल के ऊपर हमने मैटर्स को देखा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मैटर के बारे में पता करना है कि बहुत ज्यादा मैटर है, बहुत बड़ा सब्सटेंस है जिसका मास भी बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा वो ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वो कौन से लेवल पे चला गया है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चला गया है। तो अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको मैटर को देखना है तो उसके अंदर आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए कि मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। मैक्रोस्कोपिक पे भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पे देखने के लिए हमें थोड़ी और चीजों के बारे में जानना होगा। जैसे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो एनी रेशो, कंपोजिशन या फिर किसी भी रेशो या किसी भी अरेंजमेंट के दौरान हम उन चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर फिक्स अरेंजमेंट के साथ फिल कर रहे हैं कि हमने 20% तो ए ही लेना है, 30% बी लेना है, 30-20-50 हो गया तो 50% सी ले लेंगे, तीनों को फिक्स कंपोजिशन के अंदर मिक्स करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। मिक्सचर जो होता है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जबकि प्योर सब्सटेंसेस को भी क्या किया जा सकता है बेटा, दो टर्म्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है, वन इज एलिमेंट एंड द अनदर वन इज कंपाउंड। तो इन चीजों के बारे में बेटा हम स्टडी करने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, फोकस बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो कॉम्प्लेक्स चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी आगे आगे। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटे वो है प्योर सब्सटेंसेस। तो अभी अभी मैंने आपको एक प्यारी सी बात बताई। क्या बात बताई सर आपने, कि प्योर सब्सटेंसेस जो है इसके अंदर कंपोजिशन फिक्स रहती है, फिक्स्ड कंपोजिशन।
कंपोजिशन का मतलब क्या होता है सर? पहले लेक्चर में पढ़ाया था बेटे, क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहता है? फिक्स रहता है। अगर फिक्स रहता है तो उसे क्या बोल देते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर प्योर सब्सटेंसेस है फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन क्या रहती है? फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर के अंदर कौन से एटम्स होंगे? आप मुझे बताओ, कॉपर का एलिमेंट है, कॉपर के एलिमेंट के अंदर किसके एटम्स होंगे? कॉपर के ही एटम्स होंगे सर, तभी तो प्योर है। अगर किसी और के आगे तो इम्प्योर हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। सिल्वर, सिल्वर के अंदर सिल्वर के एटम्स होंगे, गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे, वाटर के अंदर वाटर के एटम्स होंगे, ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के एटम्स होंगे। ग्लूकोज के एटम्स कौन कौन से होते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 के अंदर लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा आपने। तो इसके अंदर जितना कार्बन लेना है, जितना हाइड्रोजन लेना है, जितना ऑक्सीजन लेना है, उसकी परसेंटेज क्या है? फिक्स है। फिक्स है मतलब उसकी कंपोजिशन भी फिक्स है। कंपोजिशन फिक्स है तभी तो हम उसको क्या कह पा रहे हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस कह पा रहे हैं। तो इन सभी की कंपोजिशन फिक्स होती है, देयरफॉर दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो। अगर ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तीनों फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं। लाइक ऑल द अदर प्योर सब्सटेंसेस, जैसे बाकी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी भी कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स होती है। तो कंपोजिशन ऑफ कार्बन के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन शुगर। शुगर के अंदर बात करी जाए, अगर सुक्रोज की बात करी जाए, सुक्रोज हम बनाना सीखेंगे, शुगर की बात करी जाए तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या रहता है? C12H22O11। अगर ग्लूकोज की बात करी जाए तो आप सभी ने ग्लूकोन डी देखा होगा, पिया भी होगा। अब इस ग्लूकोन डी को फटाफट से मिला के पी जाते हैं, लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज आता कहाँ से है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है? इस तरीके का होता है। इस तरीके की चीज जो होती है वो आप मिला के पीते हो। तो ये बनी कैसे सर? यही तो समझना है बेटा केमिस्ट्री से। तो दे विल ऑलवेज बी फिक्स्ड इन दे विल बी ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो, कि उनका रेशियो क्या होता है बेटा? हमेशा फिक्स होता है। Also, the constituents of pure substances cannot be separated by simple physical methods. तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक डब्बा ग्लूकोन डी का है और मुझे इसमें से सर कार्बोहाइड्रेट निकालना है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पास एक टॉफीज का पैकेट है और आपने उस पैकेट के अंदर से टॉफीज को निकालना है, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को निकालना क्या है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्या है बेटा? एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है जिसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस को बेटा फर्दर क्लासिफाई भी किया जा सकता है। किसमें क्लासिफाई करोगे सर? दो चीजें हैं, एक तो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। तो एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। कि आपको कॉपर का एलिमेंट चाहिए तो कॉपर के एटम से मिलाओ, कॉपर के एटम्स मिलाओगे, कॉपर के पार्टिकल्स को मिलाओगे तो कॉपर का एलिमेंट बन जाएगा। एक ही चीज है। अगर कॉपर में और कोई चीज मिला दी, ऑक्सीजन में मिला दी, तो ये फिर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये दूसरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट्स जो है बेटा वो एटम से भी बन सकता है और मॉलिक्यूल से भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके जो एटम्स होते हैं बेटा ये क्या है? एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्योर मेटल्स बोलते हैं, प्योर एलिमेंट्स बोलते हैं। देन वी हैव व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स जो हैं बेटा अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन हो जाते हैं, कि एक एलिमेंट क्या है? Na है, एक एलिमेंट क्या है? Cl है, दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। कंबाइन हो गए तो NaCl बना लिया, परिवार पूरा हो गया। परिवार पूरा हो गया, लेकिन ये प्यारे प्यारे एलिमेंट नहीं रहे। ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं? ये कन्वर्ट हो गए हैं एक कंपाउंड के अंदर, और जिस कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं? NaCl। एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, अमोनिया गैस हो गई, शुगर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इन सभी के अंदर अलग अलग एटम्स ने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया, और कंबाइन होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया है कि आपके पास क्या है? एक तो एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या होते हैं? उसी एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर क्या होता है? एक एलिमेंट दूसरा, एक एटम एक एलिमेंट का होता है, एक एटम दूसरे एलिमेंट का होता है, फिर एक एटम एक एलिमेंट का होता है, एक एटम दूसरे एलिमेंट का होता है। इस तरीके से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, किसकी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है सर? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की।
तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ये सारे क्या है, एटम्स है, अलग अलग एलिमेंट्स के। अब इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, सेम एटम्स है। एटम ऑफ ऑक्सीजन, अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी कंबाइन कर दिया तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, एंड दिस पानी इज नोन एज कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को छोड़ दी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को छोड़ दी, दोनों को मिला दिया, तो H2O की प्रॉपर्टी ना ही तो H2 से रिजेंबल हो रही, ना ही O2 से रिजेंबल हो रही, H2O की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो जो कंपाउंड बन रहे हैं उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से सिमिलर नहीं होती हैं, मे और मे नॉट बी सिमिलर, कि सिमिलर हो भी सकती हैं लेकिन डेफिनेटली सिमिलर नहीं होती हैं, कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा बेटे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, जबकि इनसे बनने वाला जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड सर, H2O, उसकी स्टेट कैसी होती है, लिक्विड होती है। तो ये तो लिक्विड है, ये गैसेस है, तो आपकी जो स्टेट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। Then we have hydrogen burns with a pop sound and oxygen is a supporter of combustion, कि जब हम इनको मिलाते हैं तो हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ क्या हो जाती है बेटा, बर्न हो जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है उसको सपोर्ट करती है ताकि क्या हो सके, कंबशन हो सके। बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन जब वाटर को क्या करता है, फायर बुझाने के लिए यूज करते हैं, तो एक तो फायर लगा रहा है और एक फायर को बुझा रहा है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। जबकि ये बना किससे है, इन्हीं एलिमेंट से बना है, कि हमने क्या किया सर, दोनों को बना दिया, दोनों को मिला दिया, फायर रिलीज हो रही है, लेकिन जो H2O बन रहा है वो तो इसी फायर को बुझाने के काम आ रहा है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसकी प्रॉपर्टीज के एलिमेंट से प्रॉपर्टी से रिजेंबल नहीं होती है। Constituents of a compound cannot be separated into simpler substances by physical methods। और ये जो कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं बेटे, कौन से कंस्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे कैसे H2O है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों को अलग अलग करना है सर, मिला तो दिया आपने, तो अलग अलग करना फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, केमिकल मेथड्स को यूज कर लो, केमिकल मेथड्स को यूज करके हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करोगे कि पानी है, पानी में से हाइड्रोजन को अलग निकाल लेता हूँ हाथ डाल के और ऑक्सीजन को अलग निकाल लेता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटे। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस, अब बात करेंगे किसकी, मिक्सचर की। तो मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशो के अंदर। अगर फिक्स रेशो के अंदर है, फिर से बोल रहा हूं, किसके अंदर है, फिक्स रेशो के अंदर है, फिक्स रेशो के अगर अंदर है तो क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। लेकिन किसी भी रेशो के अंदर प्रेजेंट है कि कोई फिक्स रेशो नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, मिक्सचर बोल देंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए एयर हो गया, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बट देयर इज नॉट अ फिक्स रेशियो, कि इसमें इतनी ही ऑक्सीजन होनी चाहिए। शुगर सॉल्यूशन के अंदर भी हो गया बेटा, मिक्सचर ऑफ पल्स एंड स्टोन के अंदर हो गया, दाल और स्टोन्स को मिला देते हैं तो कोई फिक्स रेशियो तो नहीं होता है। अब मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमो का मतलब क्या होता है सर, सेम कंपोजिशन, हेट्रो का मतलब क्या होता है सर, डिफरेंट कंपोजिशन। इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या पड़ा है, लिक्विड पड़ा है, आपके पास क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस को आपने लिक्विड के अंदर डाला तो ये सॉलिड पूरा लिक्विड के अंदर क्या हो गया, डिसोल्व हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। चीनी दी, चीनी को पानी में डाला, चीनी पूरी तरीके से डिसोल्व हो गई, अगर पूरी तरीके से डिसोल्व हो जा रही है तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर बोल देंगे। लेकिन अगर ये डिसॉल्व नहीं होती है तो, अगर ये डिसॉल्व नहीं होती तो इसे क्या बोलेंगे बेटे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे सर, इसमें क्या नई बात है, अगर डिसॉल्व नहीं होती तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी हुई है, होमोजीनियस के अंदर आपने ये तो देख लिया कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, लेकिन इसमें एक और चीज लिखी हुई है, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका क्या मतलब है सर, तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्या किया, पानी के अंदर शुगर को मिला दिया, तो अब आप यहां से देख रहे हो इसको, तो यहां से अगर आप देखते हो तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ टाइप का दिखाई देगा।
अगर आप यहां से देखोगे तो भी आपको सेम तरीके से दिखाई देगा, यहां से देखोगे तो भी सेम तरीके से दिखाई देगा, यहां से देखोगे तो भी सेम तरीके से दिखाई देगा। इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा बेटा, यूनिफॉर्म रहेगा। हर जगह अरेंजमेंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर ऐसा नहीं होता। In heterogeneous mixtures, the composition is not uniform throughout, and sometimes the different components can be observed. इसके अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। जैसे आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, इसमें आपने सैंड मिला दी तो सैंड नीचे बैठ जाएगी। यहाँ से सैंड सॉल्यूशन दिख रहा है, जबकि ऊपर से क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। In heterogeneous mixtures, the composition is not uniform throughout. Uniform नहीं होती है, and sometimes the different components can be observed. और हम इन different components को कभी-कभी observe भी कर सकते हैं। Example के लिए mixture of दाल, मोठ and भुजिया and बादाम। दाल, मोठ, भुजिया, बादाम तीनों को मिक्स कर दिया, पानी आ गया सभी के मुंह में। अरे वाह सर, पढ़ाते पढ़ाते क्या चीजें ले आते हो। तो दाल, मोठ, भुजिया और बादाम तीनों चीजों को मिक्स कर दिया। तीनों चीजों को मिक्स कर दिया तो मैं आपको कहता हूँ कि बादाम को सेपरेट कर सकते हो। आप कहोगे ये लो सर कर दिया, आप बोल क्या रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो आप। तो बेटा बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। और इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन कंपोनेंट्स को आसानी से हम देख सकते हैं कि हाँ सर ये कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे बेटे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले थे बेटा। इसके अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टीज आएंगी, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की, किस तरीके से वो फिजिकली दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती हैं, एक तो बेटा आती है कि एग्जिस्टेंस, कि उसकी स्टेट कैसी है। सेकेंड वन आती है उसकी स्मेल, स्मेल कैसी है। थर्ड वन आती है उसकी सोल्यूबिलिटी, कि वो डिजोल्व कितना हो पा रहा है। पानी में डालूंगा तो डिजोल्व हो जाएगा क्या, अगर किसी और सब्सटेंस में डालूंगा तो डिजोल्व हो जाएगा क्या। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। फिर आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज, कि किस तरीके से वो बाकी सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कि मैंने इस सब्सटेंस के साथ किया तो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, किसी दूसरे के साथ करूंगा तो कैसे इंटरेक्ट करेगा। दैट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एवरी सब्सटेंस हैज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। हर एक सब्सटेंस की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वन इज फिजिकल एंड द अनदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देख लेते हैं, they are those properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance। कि ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आता अगर हम कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं। कि मेरे पास क्या था, C6H12O6 था, ये सॉलिड सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें से एक कार्बन को निकाल दूं C5H12O6, तो ये अभी भी कौन सी स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो स्टेट है आपकी, ये स्टेट क्या है, एक टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती है अगर हम कंपोजिशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं सर। Some examples of physical properties are color, odor, melting point, boiling point and density। कुछ examples की बात करी जाए बेटा physical properties की, तो सबसे पहला example आ रहा है color, फिर आ रही है odor, फिर आ रहा है melting point, फिर आ रहा है boiling point, फिर आ रही है density। तो कलर आप सभी को पता ही है, ऑर्डर भी आप सभी को पता है, स्मेल सर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो मेल्ट करना स्टार्ट करे। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटे, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये बॉइल करना स्टार्ट करे। डेंसिटी क्या होती है सर, कि कितना मास वो ऑक्यूपाई कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। कि यहाँ पे आपके पास 1 यूनिट वॉल्यूम है, इसके अंदर बहुत सारा मास ऑक्यूपाई कर रहा है तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, और थोड़ा सा मास ऑक्यूपाई कर रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। Then we have chemical properties। तो chemical properties require a chemical change to occur। अगर chemical properties को देखना है तो chemical change होना बहुत necessary condition है, कि chemically वो substance क्या होना चाहिए, change होना चाहिए। तो chemical properties are characteristic reactions of different substances। ये chemical properties क्या होती हैं, characteristic reactions होती हैं अलग अलग substances की। These include acidity और basicity और combustibility। कि ये क्या होती है बेटा, एसिडिटी होगी, बेसिसिटी होगी या फिर कंबस्टिबिलिटी होगी। कितने उसके अंदर H प्लस आयंस हैं, कितने उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस हैं, कितना हम उसको कंबशन के अंदर टेक प्लेस करवा सकते हैं, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर सकते हैं क्या उस सब्सटेंस को। तो अगर कर सकते हैं तो अच्छा कंबस्टिबिलिटी है, अगर नहीं कर सकते तो कंबस्टिबिलिटी क्या है बेटे, लो है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ा।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मैटर की। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? मैटर के बारे में पढ़ा कि सर ये मैटर होता क्या है। सेकंड थिंग हमने पढ़ा मैटर की क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। किसके भी आप पे क्लासिफिकेशन करेंगे बेटे? क्लासिफिकेशन करेंगे सर ऑन द बिहाफ ऑफ फिक्स कंपोजिशन एंड एनी कंपोजिशन। एनी कंपोजिशन मतलब मिक्सचर, एंड फिक्स कंपोजिशन मतलब प्योर सब्सटेंस। फिर हमने प्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई किया। प्योर सब्सटेंस को किसमें क्लासीफाई किया बेटा? एलिमेंट्स के अंदर और कंपाउंड्स के अंदर। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस समझा। उसके बाद बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा? मिक्सचर के बारे में पढ़ा। मिक्सचर्स को भी क्लासीफाई किया किसके भी यहाँ पे सर? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। उसके बाद बेटा लास्ट के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। दीज आर द बेसिक पार्ट्स। ये जो आपका जितना भी पार्ट था बेटा सारे लेक्चर के अंदर, ये क्या था? बेसिक था। तो ये बेसिक लेक्चर कवर कराने के लिए था, इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, इसीलिए इस लेक्चर को जल्दी जल्दी कराया गया है ताकि आप इस बेसिक को बहुत जल्दी जल्दी कवर कर सको। एंड देन आपके जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपके बेसिक क्लियर हो गए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद आ गई है, अगर आप चाहते हो ऐसी नॉलेज और भी बच्चों को मिले, तो इसको शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसकी बेल नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू।